हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर यहाँ पर आती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर को छोड़कर सभी लोग कैसे मर गए। और जिन हो के वेपन्स को देखकर इस ऑफिसर को लगता है कि पक्का जिन हो ने ही सभी मॉन्स्टर्स को मारा होगा इतने महंगे वेपन होने की वजह से। और जिनवू तो कहीं कोने में छुप गया होगा। और जिनवू को एक इमरजेंसी क्वेस्ट पूरा करने की वजह से एक नई स्किल मिल जाती है जिसका नाम होता है मर्डरस इंटेंट, जिसका यूज करके यह अपने किसी भी अपोनेंट की 50% एबिलिटी को गिरा सकता है। और मिशन कंप्लीट होने के बाद अचानक से बारिश होने लगती है और जिनवू अपने मन में कहता है, शुक्र है मैंने जिन्हा को अमलाला दे दिया था। और यहाँ पर होटल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं और कौन है ये आदमी इसका हमें आगे के पार्ट में पता चलने वाला। और फिर उसके बाद हम जिनचुल के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर आकर कहता है, एक्सक्यूज मी सर, जरा इस पे गौर करिएगा, ये सी रैंक डंजन के एक रेड के बारे में है और वहाँ पर एक डी रैंक और एक रैंक हंटर को छोड़कर बाकी के सभी 6 लोग मारे गए। और शायद ऐसा हो सकता है ना कि वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए हो। डंजन्स में अक्सर ऐसा होता है। अरे नहीं सर, वो बस वहाँ से भागे ही नहीं बल्कि डंजन बॉस को भी हराया था। उनमें से एक डी रैंक वाले के पास बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स थे जिसकी मदद से शायद उसने बॉस को हराया होगा। अब तो बुद्धू ये सारी बातें तो मुझे क्यों बता रहा है? अरे लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए बॉस, ई रैंक वाला हंटर और कोई नहीं, वो जिनवू संग है जो कि उस तहखाने से बाहर निकला था। अच्छा, वो डबल डंजन को सरवाइव करने वाले लड़का। और सर मरने वालों में से एक सी रैंक का हंटर डॉन सुक भी था। ओ अच्छा, तो ये मैटर तो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। अच्छा, तो मैं अब जाके समझा कि तुम ये रिपोर्ट मेरे पास क्यों लेकर आए हो। और फिर घर आते वक्त जिनवू अपने और अपनी बहन के लिए फ्राइड चिकन और बियर लेकर आता है। अरे वाह, आज कोई खास दिन है क्या? खास दिन का तो पता नहीं, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए मैं मॉम को हॉस्पिटल का बिल और घर का खर्चा आराम से चला सकता हूँ। और फिर जिन्हा और जिनवू बैठकर पार्टी करने लगते हैं और जिन्हा जिनवू से पूछती है, अच्छा वैसे तुम्हारी आज की रेड कैसी रही? और इस बार तो तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगती, लगता है तुम्हारी टीम काफी स्ट्रांग हो रही होगी। स्ट्रांग? हाँ, मेरी टीम काफी स्ट्रांग थी और वो इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने किसी को भी मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। और शायद अगर मैं पहले जैसा होता तो वहाँ से जरूर भाग जाता। अब मैं किसी को भी आसानी से मार सकता हूँ, चाहे वो मॉन्स्टर्स हो या फिर इंसान। अरे भाई कहाँ खो गए, क्या सोचने लगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और फिर जिनको सोचता है कि खैर कुछ भी हो, लेकिन मुझे ताकतवर बनना हुआ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। और जैसे ही जिनवू बियर पीता है, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है कि उसके शरीर में एक जहरीला पदार्थ मिला है। और फिर जिनवू का शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है और जिनवू को समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। और फिर जिनवू सभी बियर्स को अपने रूम में लेकर जाता है और पीने लगता है, लेकिन सिस्टम अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर देता है और जिनवू को बिल्कुल भी नशा नहीं होता। और तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है, द ग्रेट स्पेल कास्टर कांडियारो ने आपको लंबी उम्र का वरदान दिया है। और ये जिनवू के डबल डंजन वाले मिशन का रिवॉर्ड होता है। और फिर कुछ देर सोने के बाद जिन्हा उसे आकर बताती है, भाई एक जिन्हो नाम का आपसे बात करना चाहता है। और ये क्या आप इतने ज्यादा पीने लगे? आप जानते हो ना कि शरीर के लिए इतनी बेकार होती है। अरे फिक्र मत करो छोटी, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर हम कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ पर जिनवू से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि हम वापस मिल पाएंगे और मुझे अपने एसेंस स्टोन देने के लिए शुक्रिया। वैसे तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि उस डंजन में क्या हुआ था? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। वैसे भी आपने जो भी किया वो एक सेल्फ डिफेंस था सर। और वैसे भी अगर आप उन्हें नहीं मारते तो वो हमें जान से मार देते। वैसे मैं एक नई टीम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? लेकिन जिनवू साफ ही मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए सर, सिर्फ 19 रेड। क्या 19 रेड? क्या तुम भी गिल्ड मास्टर बनने के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं एक गिल्ड मास्टर बनने के बारे में सोच रहा हूँ और इसके लिए मुझे 20 रेड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से एक कंप्लीट हो चुका है। मेरे डैड की कंपनी को संभालने के लिए मैंने सारी पढ़ाई कर ली है, इसलिए रिटर्न टेस्ट क्लियर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे मेरी कंपनी के लिए गिल्ड मास्टर बनना ही होगा। डंजन जितने ज्यादा खतरनाक होते हैं उसके अंदर मिलने वाले रिसोर्सेस और हथियार उतने ही ज्यादा कीमती होते हैं। अगर जिन्हो एक गिल्ड मास्टर बन जाता है तो उसकी टीम को उतने ही ज्यादा डंजन क्लियर करने का मौका मिलेगा, जिसका मतलब है उस डंजन से मिलने वाली जितने भी रिसोर्सेस है वो जिनहो की कंपनी के ही हो जाएंगे और उनका बिजनेस बढ़ने लगेगा। मेरे डैड चाहते हैं कि एस रैंक हंटर गिल्ड मास्टर बने। वो एक गिल्ड को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। अगर हमने किसी बाहर के एस रैंक हंटर को खरीदने की कोशिश करी तो वो गिल्ड में हमारे ही दुश्मन बन सकते हैं। और मेरे बड़े भैया की अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं ही अपने फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। और जिनवू आप भी अपनी पावर को छुपाकर रेड करना चाहते हैं ना, इसमें मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता हूँ। और अगर मैं एक ए रैंक हंटर के साथ गिल्ड मास्टर बन जाता हूँ तो इसमें मेरे डैड को भी काफी ज्यादा खुशी होगी। और इन सब में मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। और इन डॉक्यूमेंट्स को देखो एक बार, इन बिल्डिंग्स को हम अपने गिल्ड का हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं और मार्केट में इनकी वैल्यू 30 करोड़ है। और यही मेरा ऑफर है आपको। 19 सक्सेसफुल डंजन क्लियर करने के लिए मैं आपको 30 करोड़ रुपए दूंगा। और ये सुनकर जिनवू अपने मन में सोचता है कि अगर ये ऑफर मुझे शायद पहले मिला होता तो मैं अभी तक खुशी के मारे पागल हो चुका होता। लेकिन अब बात कुछ और है। मैं दुनिया का एक लौता ऐसा हंटर हूँ जो कि वक्त के साथ ताकतवर बनता रहता है और मैं अपने लेवल को
जितना बढ़ाता हूँ उतना ही स्ट्रांग बनते जाता हूँ, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं एक एस रैंक हंटर या फिर उससे भी ऊपर पहुंच सकता हूँ। तो उसके मुकाबले 30 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी दूसरों के साथ काम करना काफी जोखिम भरा है। और जिन वो उस ऑफर को मना करके वहां से जाने लगता है। मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो ये आपका राज ही रहेगा। और ये सुनकर जिन हो को घूरने लगता है, और जिन हो काफी ज्यादा डर जाता है, और फिर जिन वो वहां से चले जाता है। और यहाँ पर एस रैंक हंटर डॉनसुक अपने भाई की मौत के बारे में सुनकर पागल होने लगता है और उस डंजन के डॉक्यूमेंट्स को मंगाने लगता है। लॉरा, अगर मैं दूसरी कंट्री में जाकर किसी को मार दूं तो क्या होगा? सर, अगर उस कंट्री में हंटर्स को लेकर स्पेशल लोग तैयार किए गए हैं तो आपको जेल भी हो सकती है या फिर कोर्ट में आपकी सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको जेल होती है तो आप कुछ ना कुछ करके अपने आप को जेल से बाहर निकलवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे जाने की तैयारी करो। लेकिन सर, अगर अभी आप ऐसा करते हो तो इससे आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ महीने के लिए आपका शेड्यूल फिक्स है। अगर आपको जाना ही है तो आप कुछ महीने के बाद जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कुछ महीने इंतजार कर लेता हूँ। डी रैंक हंटर जिन हो और ई रैंक हंटर संग जिन वू, अब तुम नहीं बचने वाले। और फिर हम पार्क में देखते हैं जहाँ पर जिनवो और जिनहा रनिंग कर रहे होते हैं। और जिनवो पूछता है, जिनहा मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारे पास 30 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो तुम क्या करोगी? अच्छा, अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं माँ का इलाज करवाऊंगी और उसके बाद अपने कॉलेज की फीस भरूंगी और बाकी के बचे हुए पैसों को सेव कर लूंगी। अच्छा ऐसा है। और जिनवो डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद अपना रिवॉर्ड लेने के लिए जाता है, लेकिन जिनवो नोटिस करता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ पर एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर ऐड हो चुका है। और जिनवो देखना चाहता था कि एक काउंट कितने तक बढ़ सकता है, और जिनवो दोबारा से रनिंग करने लग जाता है। और जिनवो देखता है कि गोल के डबल हो जाने के बाद सिस्टम रुक जाता है। और जब इस बार जिनवो मिशन का रिवॉर्ड लेने के लिए जाता है तो उसे 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखते हैं, ब्लास्ट रैंडम लूट बॉक्स, कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। और कर्स्ड वालों को सिलेक्ट करने के बाद उसे एक अजीब सी चाबी मिलती है जिससे कि वो डीमन कासल नाम के एक एस रैंक के डंजन में जा सकता है। डीमन कैसल में उसे कुछ इंग्रेडिएंट मिलेंगे जिससे कि वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को बना सकता है, जो कि एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसे पीने के बाद कोई भी बीमारी ठीक करी जा सकती है, लिटरली कोई भी बीमारी। और ये सुनकर जिनवो मुस्कुराने लगता है और जिनवो सोचता है कि इसके इस्तेमाल से मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकता हूँ। और इसका मतलब है जिनवो के पास बस एक ही चारा है, एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करना। और फिर उसके बाद जिनवो डंजन में एंटर कर जाता है और जिनवो का प्लान क्लियर था। अगर इसे लगा कि वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके उस डंजन से एग्जिट कर जाएगा और कोई भी रिस्क नहीं लेगा। तभी जिनवो का सामना हेल्स गेट के गेट कीपर सर्वरस से हो जाता है और जिनवो अपनी डैश एबिलिटी का यूज करता है और लगातार उसके ऊपर हमले करने लगता है, लेकिन इससे इस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद जिनवो अपने मर्डरस इंटेंट एबिलिटी का यूज करता है और उसकी एबिलिटी को 50% तक गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जिनवो अपने डैगर से इस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करता है, लेकिन पैरालिसिस और ड्रेन एबिलिटी भी इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करती। और फिर वो मॉन्स्टर जिनवो को हाथ अपने जबड़ों से उखाड़ देता है, जिससे कि जिनवो की हेल्थ लगभग आधी रह जाती है। और फिर जिनवो जैसे तैसे करके इस मॉन्स्टर से भागने लगता है, लेकिन ये मॉन्स्टर अपनी रेज एबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि इस मॉन्स्टर की पावर 100% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इससे पहले कि जिनवो कुछ रिएक्ट कर पाता, मॉन्स्टर जिनवो के ऊपर अपने पंजों से अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि जिनवो की हेल्थ और भी ज्यादा कम हो जाती है। और मौत को नजदीक आते देख जिनवो अपने डेली क्वेस्ट के फुल रिकवरी वाले ऑप्शन को यूज करता है और फुल रिकवरी हो जाने के बाद जिनवो छलांग लगाकर उसकी आंख के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रेज एबिलिटी की वजह से इस मॉन्स्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये मॉन्स्टर जिनवो को इतना ज्यादा मारता है कि जिनवो की हेल्थ बस 20% ही बचती है। अगर मैं किसी तरह तक 3 मिनट तक सर्वाइव कर गया तो मैं शायद इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। नहीं, मैं क्या पागल हो चुका हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फिलहाल मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर लेना चाहिए, लेकिन वो मॉन्स्टर जिनवो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जिनवो के हाथों से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर जाता है। अरे यार शिट, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर इस मॉन्स्टर ने मुझे एक और बार मारा तो मैं यही खत्म हो जाऊंगा। नहीं, कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का, कोई तो रास्ता होगा। अरे हाँ, मेरे पास तो स्टोर भी है ना, हीलिंग पोशन। अच्छा हाँ, ये भी काम आ सकता है। एक काम करता हूँ, 3 खरीद लेता हूँ। 300 का एक है। कजाका का जहर। अच्छा एक काम करता हूँ, इसे ट्राई कर लेता हूँ। और जहर पीते ही जिनवो की स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ जाती है, लेकिन जहर पीने के बाद जिनवो की मसल पर जो डैमेज होने वाला था वो डैमेज इसे नहीं होता, क्योंकि उस डबल डंजर वाले मिशन की वजह से इसकी बॉडी जहर को डिटॉक्सिफाई कर देती है। और फिर बोतल गिरने की आवाज को सुनकर उस मॉन्स्टर को जिनवो की लोकेशन पता चल जाती है और जिनवो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कसाका के जहर पीने की वजह से जिनवो की स्किन हार्ड हो जाती है और जिनवो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब 3 मिनट पूरे होने के बाद इस मॉन्स्टर की रेज एबिलिटी खत्म हो जाती है और जिनवो के अटैक का असर इसके ऊपर होना दिखने लगता है और जिनवो इसका फायदा उठाता है और लगातार इसकी आंखों पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिनवो को अपने जबड़ों के बीच में दबा लेता है और अब जिनवो की हेल्थ बस 3% ही बची थी। और फिर उसके बाद जिनवो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फाइनल अटैक करता है और उस मॉन्स्टर की आंखों को फोड़ देता है। और इतनी मेहनत करने के बाद जिनवो फाइनली इस मॉन्स्टर को किल कर देता है। और फिर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशंस, आपने हेल्स गेट कीपर सर्वरस को हरा दिया है, और जिससे कि जिनवो का लेवल भी अब हो जाता है और अब जिनवो को डीमन कैसल की डोर की मिल जाती है। और उसी के साथ जिनवो की एजिलिटी और परसेप्शन 20% भी बढ़ जाती है। और इसके साथ जिनवो को एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला भी मिल जाता है, लेकिन इस पोस्टर को बनाने के लिए जिनवो को 3 और आइटम्स चाहिए होंगे, जो कि जिनवो को डीमन कैसल में ही मिलेंगे। लेकिन अगर अभी मैं
डीमन कैसल में गया तो पक्का ही मारा जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर पक्का वापस आऊंगा और ये मेरा वादा है। और फिर उसके बाद जिन वो अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है, एलेक्सर ऑफ लाइफ, जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है और इसकी मदद से ही मैं अपनी मॉम की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। ये दवा 3 चीजों से मिलकर बनती है, लेकिन उनमें से एक भी मेरे पास नहीं। लेकिन मुझे अब ये जरूर पता है कि वो मुझे कहाँ पर मिल सकती है, लेकिन खुद को बिना स्ट्रांग बनाए वहां पर जाना मौत को दावत देने जैसा होगा। उसके लिए मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। और फिर उसके बाद हम कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ पर जिन हो से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ 19 डंजन रेड में जाने के लिए। और ये सुनकर जिन हो खुशी के मारे नाचने लगता है। लेकिन मेरी पहले पूरी बात सुनो, मेरी एक शर्त है, डंजन के अंदर केवल हम दोनों जाएंगे, लेकिन सी रैंक डंजन में जाने के लिए तो कम से कम 8 लोगों की टीम लगती है ना। तो क्या हो गया, हम डॉन सुक की तरह न्यू मेंबर्स हायर करेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें तो काफी खतरा है। तुम मेरी बात सही से सुनो, अगर केवल हम दोनों अंदर जाएंगे तो बिना किसी दुर्घटना के डंजन को आसानी से क्लियर कर देंगे। और सोचो तुम्हारे पापा कितने खुश होंगे जब वो सुनेंगे कि तुमने एक ऐसी टीम बनाई है जो कि बिना अपनी जान गवाए 19 डंजन रेड क्लियर करने के काबिल है। हाँ, वैसे आप एकदम सही कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा मेंबर्स और डंजन की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और यहाँ पर हम स्टेडियम में देखते हैं जहाँ पर एस रैंक हंटर चाहिन रनिंग कर रही होती है और उसे एक चोरी छिपे आदमी देख रहा होता है, लेकिन वो बंदा चाहिन की नजरों से बच नहीं पाता और चाहिन उसे पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस तरीके से आपका पीछा करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरा नाम है यून बिहोन गिल और मैं यूजिन कंस्ट्रक्शन के पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ और मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। और यहाँ पर जिन हो के पापा उसे कहते हैं, आज से 10 साल पहले से डंजन खुलना स्टार्ट हुए थे मेरे बच्चे, और तब से ही दुनिया काफी ज्यादा चेंज हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, मीडिया, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा चेंज हो रही है। और यूजिन कंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए अब हमें माना क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चे, जो कि केवल हंटर ही ला सकते हैं। और हंटर्स को संभालता कौन है? हंटर एसोसिएशन, जो कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। हंटर एसोसिएशन ही हंटर को चूज करती है, उन्हें रैंक देती है, उन्हें रजिस्टर करती है और डंजन में रेड करने के लिए भेज देती है। लेकिन डंजन के रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का काम गिल्ड करती है, एक ऐसा ग्रुप जो कि डंजन रिसोर्सेज को बेचकर काफी ज्यादा अमीर बन चुकी है। इनमें से हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रेपर गिल्ड और नाइट गिल्ड दुनिया के 5 सबसे ज्यादा अच्छे गिल्ड्स हैं। और ये सब देखने के बाद में मैं बस हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। हमने इस देश के लिए बहुत कुछ करा है और डंजन के रिसोर्सेज को संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही होनी चाहिए, और इसीलिए मैं भी एक गिल्ड तैयार करना चाहता हूँ। अगर मेरे पापा की बात सही भी है, तब भी मेरे भाई को एक एस रैंक हंटर को चूज करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अगर मैं गिल्ड मास्टर बन जाता हूँ तो सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी और मुझे गिल्ड मास्टर बनना ही होगा। और फिर उसके बाद हम पार्क में जिन्वो को देखते हैं, जो कि अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह इसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज काउंट नहीं की जाती, जिसका मतलब है सीक्रेट क्वेस्ट में मिलने वाला कास्ट रैंडम लूट बॉक्स इसके हाथ से जा चुका है। और उसके बाद जिन्वो रैंडम लूट बॉक्स को ओपन करता है और इसी उम्मीद में ओपन करता है कि उसे डीमन कैसल की जैसी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। लेकिन जिन्वो को मिलता है बिंगो गेम, जिसे देखकर जिन्वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और घर जाते वक्त जिन्वो अपने मन में कहता है, मैं अब लेवल 26 पे पहुंच चुका हूं और अब डेली क्वेस्ट के छोटे मोटे रिवॉर्ड से काम नहीं चलने वाला। ताकतवर बनने के लिए मुझे सी रैंक के डेंजर्स में जाना ही होगा, लेकिन जिन्हो की मदद के बिना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे हाँ, याद आया, पेनल्टी जोन। अगर मैं उस जायंट सेंटीपीड से भिड़ जाता हूँ तो? अरे नहीं यार, उससे बचना तो आसान है, लेकिन उसे हराना शायद मुश्किल होगा। और वैसे भी उसे हराने के बाद कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई रिवॉर्ड वगैरह भी मिलेगा। अरे यार, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? और तभी जिन्वो को एक डी रैंक डंजन में पार्टिसिपेट करने का नोटिस आता है, जो कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से होता है। और हंटर एसोसिएशन एक इमरजेंसी टीम तैयार कर रही होती है। अरे यार, इसका मतलब ये है कि मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। मना कर दूं क्या? अच्छा, एक काम करता हूँ, चला ही जाता हूँ। वैसे भी कुछ नहीं से तो ये ही बढ़िया है। और फिर उसके बाद हम किंडोस स्पोर्ट अकेडमी में देखते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग के बाद मिस्टर सॉन्ग अपने एक स्टूडेंट से बात करते हैं और वो स्टूडेंट मिस्टर सॉन्ग से कहता है, अरे मास्टर, आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं तो आपको एक भी बार नहीं हरा पाया। और खोतिया दे पुत्र, मैं इतनी जल्दी नहीं हारने वाला। तभी मिस्टर संग को भी वही डी डंजन की रेट में पार्टिसिपेट करने का नोटिफिकेशन मिलता है। अरे सर जी, आप तो रिटायर होने की कह रहे थे ना? रिटायर? हाँ, वैसे मेरे जैसा एक हाथ वाला बुढ़ा कर भी क्या सकता है, लेकिन जब तक मेरी सांस में सांस चलेगी मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मिस्टर किम के भी पास उसी डी डंजन की रेट का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन मिस्टर किम की बीबी कहती है, अच्छा सुनिए, वैसे आपको नहीं लगता कि आपको हंटर की जॉब के अलावा कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए? पिछली बार आप मरते मरते बचे थे, प्लीज ये काम छोड़ दीजिए ना। नहीं, मैं ये काम इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता। हमारी छोटी बेटी कल से एलकेजी में जाने लगेगी और हमारी बड़ी बेटी भी मिडिल स्कूल में जाने लगेगी। इन दोनों की परवरिश के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और तुम मेरी फिक्र मत करो, हंटर एसोसिएशन हम जैसे कमजोर हंटर्स को किसी मुश्किल मिशन पे तो बिल्कुल नहीं भेजेगी। पिछली बार जो हुआ था वो बस एक दुर्घटना थी। और यहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पर एस रैंक हंटर बी होंग मिस्टर चोई से कहता है, अरे यार आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे उस घटिया इंटरव्यू में भेजने की? मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने। कुछ भी हो लेकिन मुझे आपके आंसर्स काफी ज्यादा पसंद आए। वो इंटरव्यू काफी बढ़िया था। ओए बैटरी चुप कर जा, वो इंटरव्यू तेरे लिए था ना कि मेरे लिए, ठीक है ना? लेकिन मेरी बात तो सुनो, उन्हें एक अच्छे करेक्टर वाला हंटर चाहिए था जो कि अपनी जॉब को काफी ज्यादा सीरियसली लेता हो। और क्या मुझे देखकर आपको वैसी वाइब आती है? हाँ हाँ ठीक है, बकवास करना बंद करो और ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या काम है मुझसे? उस फाइल को देखो, यूजी कंस्ट्रक्शन अपने खुद के एक गिल्ड बनाने वाली है और ऐसा सुनने में आया कि वो तुम्हारे गिल्ड के एस रैंक हंटर्स को खरीदने की कोशिश कर रही है। अरे हाँ हाँ मुझे पता है इस बारे में, बातें घुमाना बंद करो और सीधा मुद्दे पर आओ। और मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा कि बात क्या है? जेजो आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डंजन को ना क्लियर कर पाने की नाकामयाबी के बाद उस आइलैंड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और समुद्र में बस दूर खड़े रहकर ही लोगों को उस आइलैंड की जानकारी दी जाती है। हमारा शहर जेजो आइलैंड को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जो उस आइलैंड पे हुआ था मैं वो कभी नहीं भूल सकता और मैं उस आइलैंड को आने वाले फ्यूचर में क्लियर करने की सोच रहा हूँ। और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और इसके लिए हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। हमें नए मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे और जेजो आइलैंड का डर लोगों के मन से हमेशा के लिए निकालना होगा। बेकियन हो, तुमने भी तो उस आइलैंड पे किसी को खोया था ना? और फिर उसके बाद हम जेजो आइलैंड के फ्लैशबैक्स को देखते हैं जहाँ पर युन सियोक नाम के एक एस रैंक हीलर की मौत हो गई थी और फिर बैक होन यो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एस रैंक हंटर चाहिन मिलती है और फिर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर चाहिन चोई से मिलती है। आज सुबह ट्रेनिंग करते हुए यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक बंदा मुझसे मिलने के लिए आया था और बात यह है कि उनकी कंपनी एक नई गिल्ड तैयार कर रही है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी गिल्ड मास्टर बनूं। लेकिन मास्टर चोई, मैंने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया है और मुझे लगा कि आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तुम्हारे डिसीजन को सुनकर मुझे राहत मिली और मुझे इस बारे में आगाह करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अगले दिन जिनवू डंजन रेड के लिए जाने लगता है, तभी जिन्हा यहाँ पर आ जाती है। भैया आजकल आप इतना ज्यादा बिजी होने लगे हो कि मुझे यकीन भी नहीं आता कि आप मेरे पहले पुराने वाले भाई हो, जो कि पहले हर रेड के बाद चोट खाकर काफी लंबे टाइम तक छुट्टी पर रहता था। लगता है कि आपकी ट्रेनिंग काम कर रही है। हाँ तुम यही समझ लो। वैसे जो कुछ भी हो, आज से मैं अच्छे खासे पैसे कमाने वाला हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। और यहाँ पर मिस्टर संग भी डंजन रेड की तरफ जा रहे होते हैं। मेरे जैसा तलवारबाज भी आजकल मैजिक के ऊपर भरोसा करने लगा है। हाँ क्योंकि डंजन के अंदर मेरी मार्शल आर्ट वाली तलवारबाजी किसी भी काम की नहीं है। और तभी मिस्टर संग की मुलाकात जिनवू से हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और मिस्टर संग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि जिनवू इतने कम टाइम में इतना ज्यादा बदल चुका है। अरे लेकिन जिनवू, तुमने तो अपनी एक टांग गवा दी थी ना? हाँ ऐसा हुआ तो था, लेकिन जब मेरी हॉस्पिटल में आके खुली तब मैं एकदम सही सलामत था। ओ अच्छा, तो शायद ऐसा हुआ होगा कि जो टीम तुम्हें वहाँ पर बचाने के लिए आई थी उसमें शायद कोई हाई रैंक वाला हीलर होगा जिसने तुम्हें शायद हील कर दिया होगा। हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मिस्टर संग आपका हाथ। अरे तो क्या हुआ, हाथ ही तो गया है, मेरे हौसले थोड़ी ना। और ऐसा बोलकर दोनों आगे निकल जाते हैं और फिर साइड पे पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात जूही, मिस्टर किम और कांग से होती है। लेकिन कांग और मिस्टर किम जिनवू से आके नहीं मिला पाते क्योंकि उस दिन सबने अपनी जान बचाने के लिए जिनवू को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया था। जिनवू, तुम पहले से कितना ज्यादा बदल चुके हो और तुम्हारा पैर भी पूरी तरीके से हील हो चुका है। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से 3 क्रिमिनल बाहर आते हैं और एक क्रिमिनल जूही को देख कर कहता है, अरे मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो, मेरी नादिया, ये बंदा जो खड़ा है ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? और एक काम कर, इसे छोड़ के मेरे पास आ जाना। और तभी एक सूट पहना हुआ आदमी इन क्रिमिनल का मुंह बंद करवा देता है। अपना मुंह बंद रखो। और इसके बाद हंटर एसोसिएशन के एक ऑफिसर बताती है, दरअसल हथकड़ी पहने हुए ये क्रिमिनल आज के रेड में पार्टिसिपेट करने वाले सब्स्टिट्यूट हंटर्स है और रेड में हिस्सा लेकर ये क्रिमिनल अपनी सजा को कम करवाते हैं और इनके ऊपर नजर रखने के लिए बी रैंक हंटर और हंटर एसोसिएशन का एक मैनेजर कांग ताइशिक भी है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कांग ताइशिक ना आराम से संभाल लेगा। और ये सुनकर जिन वो जूही से कहता है, मुझे नहीं पता कि ये अच्छा आइडिया है या फिर नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बार की रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जूही। और तुम जिनवू? मैं अंदर जाने वाला हूँ। हाँ तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी। कांग ताइशिक उन क्रिमिनल्स की हथकड़ियों को खोल देता है। अगर तुम में से किसी ने भी होशियारी करने की कोई भी कोशिश करी तो तुम्हारी कटी हुई गर्दन को अपने हाथों में लेकर तुम्हारा कसूर पूछूंगा। आई बात समझ में? और फिर उसके बाद कांग ताइशिक जिनवू और मिस्टर संग के पास आ जाता है। आप लोग इन क्रिमिनल्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। वैसे आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि आप दोनों में से टीम का लीडर कौन बनेगा? और ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहता है, जिनवू, क्या मैं इस बार टीम का लीडर बन सकता हूँ? हाँ मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनवू, मुझे चांस देने के लिए शुक्रिया। उस दिन मेरी वजह से 7 लोगों की जाने गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वहाँ से 6 लोग जिंदा वापस लौटे थे। तो बाकियों की तरफ से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हम तुम्हारे काफी ज्यादा आभारी है जिनवू। तुमने जो हमारे लिए किया हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और फिर उसके बाद सभी लोग डंजन के अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और डंजन के अंदर जाते ही हंटर्स और क्रिमिनल्स का सामना कुछ गॉब्लिन से हो जाता है। लेकिन जिनवू को लड़ता हुआ देखकर, अरे जिनवू, तुम तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो और तुम्हारे पास ये इतना अच्छा डैगर कहाँ से आया? हाँ, और देखा जाए तो तुम्हें आज चोट भी नहीं लगी है जिनवू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें आज मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं है जूही, हम सबको
तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिनवू को देखकर मिस्टर सॉन्ग समझ जाता है कि जिनवू केवल ताकतवर ही नहीं हुआ बल्कि इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है और अब जिनवू पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। और आगे जाने के बाद इन्हें 3 रास्ते दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर कांग ताइशिक कहता है, एक काम करते हैं कि हम 3-3 के ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसा करने में खतरा तो है लेकिन ये डंजन हम जल्दी क्लियर भी कर पाएंगे। मैं क्रिमिनल्स के साथ राइट वाले रास्ते पर जाऊंगा और अगर तुम्हें बॉस का चेंबर दिखाई दे तो मुझे जल्दी इन्फॉर्म कर देना। और जिनवू को अपनी प्रिसेप्शन एबिलिटी का यूज करके पता लग जाता है कि बॉस का चैम्बर लेफ्ट वाला है और जिनवू इन छोटे मोटे गॉब्लिन्स को हराकर स्ट्रांग नहीं बन सकता, उसके लिए उसे बॉस को हराना पड़ेगा। और जिनवू मिस्टर संग से कहकर लेफ्ट वाले रास्ते में चले जाता है और किम और कांग बीच वाले रास्ते से जाते हैं। और टनल के अंदर जाने से पहले कांग ताइशिक जिनवू को घूर कर देखने लगता है और जाने से पहले जिनवू को एक स्माइल करता है। और बीच वाले रास्ते में किम और कांग बस गॉब्लिन से मिलते हैं जिन्हें हराकर किम कहता है, जब तक हमारा मुकाबला गॉब्लिन से हो रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम जैसे कमजोर हंटर्स को बस लो रैंक वाले डंजन्स में ही बुलाया जाता है। क्यों कांग, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत समझिए, पहले वाले डंजन में भी हमने ऐसा ही सोचा था लेकिन क्या निकला वो तो आप जानते ही है ना। नहीं, मैंने वैसे भी सोच लिया है कि इस रेड के खत्म होते ही मैं जिनवू से माफी मांगने वाला हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हें भी ये बात खाई जा रही है ना कि एक छोटे बच्चे को हम वहाँ पर अकेला छोड़ के वहाँ से भागा है। भले ही वो सब हमने अपने परिवार के लिए किया था लेकिन हमने जिनवू को वहाँ पर धोखा ही दिया था। अगर हमें आगे भी हंटर्स बने ही रहना है तो हमें इसे फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन मिस्टर किम, आपको क्या लगता है कि जिनवू हमें माफ कर देगा? उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फैसला जो भी हो मैं जिनवू से माफी जरूर मांगने वाला हूँ। और इधर क्रिमिनल्स उन सारे गॉब्लिन्स को किसी चींटी की तरह हरा रहे होते हैं। और ये सब देखकर कांग ताइशिक कहता है, अच्छा अगर ये गॉब्लिन की जगह इंसान होते क्या तुम फिर भी इन्हें इतनी बेरहमी से ही मारते? अरे हाँ भीड़ू, हमें इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, हमारी नजरों में ये सारे के सारे चींटे और खिलौने ही है बस, चाहे इंसान हो या फिर चाहे गॉब्लिन्स। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कांग ताइशिक को कहता है, 3 आदमियों ने मिलकर मेरी बेटी का रेप किया था जिसके बाद मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली और उस सदमे की वजह से मेरी बीबी हॉस्पिटल में है। लेकिन क्या होगा, कुछ सालों के बाद वो क्रिमिनल जेल से आजाद निकलकर फिर दोबारा से खुलेआम घूमेंगे। और बस इतना ही नहीं, वो सारे लोग हंटर्स हैं और जेल में होते हुए भी उन सबको रेड करने दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। और मैं अब तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या यही है इंसाफ? क्योंकि मैं तो अपनी बेटी खो चुका हूँ ना। ये लो, तुम मेरे सारे के सारे पैसे रख लो, 30 मिलियन रुपीस, और मैं चाहता हूँ कि उन दरिंदों को उनके कर्मों की सजा मिले। और मैंने सुना है कि डंजन का राज डंजन में ही रह जाता है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर कांग ताइशिक कहता है, यहाँ से निकलने के बाद मैं अपने ऑफिसर से कहूंगा कि डंजन के अंदर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने तुम्हारे ऊपर अटैक करा और तुम तीनों मारे गए। और यहाँ पर किम और कांग डंजन की भूल भुलैया में खो जाते हैं और जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कांग ताइशिक उन क्रिमिनलों को जान से मार रहा होता है। टेंशन मत ले तू, तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम तीनों को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अरे ये क्या, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब यह है ये दोनों रास्ते एक दूसरे से मिले हुए थे। इसका मतलब यह है कि वो तीसरा वाला रास्ता बॉस का चैम्बर है। लगता है मुझे अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर कांग ताइशिक किम और कांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर जिनवू अपने मन में कहता है, वो कांग ताइशिक अपने सीनियर इंस्पेक्टर के साथ मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया था जब मैं डबल डंजन से बाहर निकला था, एंड आई होप उसने मुझे पहचाना ना हो। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तीनों क्रिमिनल और मिस्टर कांग मरे पड़े होते हैं और थोड़ी ही दूर मिस्टर किम अधमरी हालत में बैठे होते हैं। और ये देखकर जिनवू कहता है कि जूही, जल्दी से मिस्टर किम को हील करो, जल्दी। और जूही मिस्टर किम को हील करने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर किम की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं कि ये काम किसी मैजिकल बीस्ट का नहीं बल्कि किसी इंसान का है और जिसने भी ऐसा करा है उसका मकसद मिस्टर किम को तड़पाकर मारना था। और किम जूही को कहते हैं, इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको जिंदा रहना पड़ेगा, वापस से मरने की बात मत करना। अगर आप मर गए तो मैं दोष किसको दूंगा? मुझे माफ करना जिनवू, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ मिस्टर किम अपना दम तोड़ देते हैं और दूर से कांग ताइशिक इनके ऊपर नजर रखे था और मौका मिलते ही इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू उसे रोक लेता है। कहना पड़ेगा तेरे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं चाहता था कि तुम्हारे हीलर को सबसे पहले मारूं, लेकिन तूने तो इसकी किस्मत ही बदल दी। ओए कांग ताइशिक, तू तो हंटर एसोसिएशन का एक ऑफिसर है ना, तो फिर तूने ऐसा क्यों करा? मुझे एक नई थ्योरी मिल गई। पहले तो मैं कहने वाला था कि काफी सारे गॉब्लिन्स ने इन क्रिमिनल्स के ऊपर हमला करा और ये लोग मारे गए, लेकिन अब मैं कहूंगा कि इन तीनों क्रिमिनल्स का भागने का प्लान था और इसी की वजह से इन क्रिमिनल्स ने तुम सबको मार डाला। और जब मैं डंजन बॉस के साथ लड़ रहा था तो इन तीनों ने मेरे ऊपर पीछे से हमला करा और मुझे मारने की कोशिश करी, जिसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस में इन तीनों को मार डाला। क्या कहते हो, है ना एकदम परफेक्ट स्टोरी? जिनवू से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मिस्टर संग उसे रोक देते हैं। नहीं बेटा, तुम अभी रुक जाओ, तुम इससे नहीं
जीत पाओगे, इससे लड़ने के लिए मुझे जाने दो। और मिस्टर संग जूही के मैजिकल स्पेल से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। कांग ताइशिक एक असैसिन टाइप का हंटर है जिनका डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर होता है और मिस्टर संग इसी बात का फायदा उठाने चाहते थे। अरे बुढ़े, तेरे पास मैजिकल पावर है ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ, और ये तलवार पकड़कर तू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। कांग ताइशिक इनके ऊपर हमला कर देता है लेकिन मिस्टर सॉन्ग इसके हमले को रोक देते हैं और एक काउंटर अटैक परफॉर्म करके इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग ताइशिक बड़ी आसानी से उससे बच जाता है और जूही मिस्टर सॉन्ग के चोट को भी हील कर देती है। ये बेवकूफ हीलर मेरे रास्ते में आ रही है, सबसे पहले इसे ही मारता हूँ। और कांग ताइशिक ऐसे करने जा रहा होता है लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे से हमला कर देते हैं। अपने दुश्मनों को कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। मैंने बहुत सारे एस रैंक हंटर को ट्रेन करा है और तलवारबाजी में तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। हाँ बुड्ढे, शायद तू सही कह रहा है लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ की भी एक लिमिट होती है और तू कभी एक असैसिन जितना फास्ट नहीं हो सकता है। और कांग ताइशिक मिस्टर संग के ऊपर काफी स्पीड से काफी सारे अटैक्स करता है और मिस्टर संग भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और जूही भी मिस्टर संग को हील करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी मैजिकल पावर खत्म हो चुकी है। अरे वाह, अब तो तेरी हीलर भी किसी काम की नहीं। गेम ओवर। और तभी मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं और जैसे ही कांग इनके ऊपर हमला करने जा रहा होता है जिनवू बीच में आकर इनकी जान बचा लेता है। साले तो फिर से बीच में आ गया, तो आखिरकार है कौन? मैं हूँ संग जिनवू, एक ए रैंक का हंटर। ए रैंक का हंटर? क्या मैं तुझे बेवकूफ दिखता हूँ? तूने एक बार मेरे अटैक को रोक दिया लेकिन दो बार मेरे अटैक्स को रोकना ये इम्पॉसिबल है। सच बता, तो अपनी स्किल्स को छुपा रहा है ना? और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लोग तुझे पहले से जानते हैं। इसका मतलब तो पहले रैंक का तो नहीं है क्योंकि वो किसी भी विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ते। इसका मतलब तो बस एक ही है, सेकंड अवेकनिंग। और ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग और जूही हैरान हो जाते हैं। सेकंड अवेकनिंग? फिर तो डबल डंजन के बाद हुआ होगा। डबल डंजन? एक सेकंड, क्या ये वही कमजोर ई रैंक वाला हंटर है? लेकिन ये तो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है और ऊपर से माना रेटिंग में इसकी रेटिंग तो बस 10 दिखा रहा था। इसका मतलब है इसकी अवेकनिंग उसके बाद हुई है। आखिरकार इसने डबल डंजन को सरवाइव कैसे करा? यार जो कुछ भी हो, मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि तुझे हंटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चल तुझे आज मैं दिखा ही देता हूँ एक शिकारी शिकार कैसे करता है। मुझे ये बता कि तुमने ऐसा क्यों करा? ऐसा? अच्छा, तुम्हारा मतलब है इन क्रिमिनल्स को ऐसे मारना। इन कमीनों ने एक छोटी सी बच्ची का रेप करा था और उस बच्ची के पापा ने इनको मारने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और इसको इंसाफ दिलाना कहते हैं। मैं मिस्टर किम और कांग की बात कर रहा था। क्या तूने ऐसा उनका मुंह बंद करने के लिए करा? और अगर ऐसा था भी तो ये काम तू बड़े आराम से कर सकता था, उन्हें तड़पाने की जरूरत नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि ये काम तूने उस बच्ची के पापा के कहने पर करा होगा। मुझे लगता है कि तेरा इरादा कुछ और है। और ये सुनकर कांग ताइशी एक केवल स्माइल करता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांग ताइशी को उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हारे काम को करने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं वो बी रैंक हंटर हूँ जिसे बड़े बड़े गिल्ड्स को ज्वाइन करने के लिए ऑफर आते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस एसोसिएशन हंटर की जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। और उसके बाद ये दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और जिनवू की स्पीड को देखकर मिस्टर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लाजवाब, पहले वाला जिनवू तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता था। जिनवू की स्पीड और स्किल्स कांग ताइशिक जैसी थी, लेकिन अफसोस की बात है जिनवू के पास कांग ताइशिक जैसा एक्सपीरियंस नहीं था। पर कांग ताइशिक के जानलेवा व्यवहार ने मर्डरस इंटेंट को जगा दिया था। कांग ताइशिक, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मेरे सिस्टम को जगा दिया, लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ। तुम्हें मारने के लिए मुझे एक और रीजन मिल गया। सिस्टम? ये क्या बोल रहा है ये? और ऐसी लड़ाई का एक्सपीरियंस तो मेरे पास होना चाहिए। जिनवू अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके अपने डैगर से कांग ताइशिक के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी में जहर फैलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कांग ताइशिक गायब हो जाता है। ये है मेरी स्टाइल्ट एबिलिटी, जिससे कि मैं अपने शरीर, आवाज, यहाँ तक कि अपनी खुशबू को भी गायब कर सकता हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं इसका मास्टर हूँ, क्योंकि जिसको भी इस एबिलिटी के बारे में पता चला वो जिंदा ही नहीं बचा। और तुम दोनों चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ही बारी है। और कांग ताइशिक जिनवू के पैर में अटैक कर देता है जिससे कि जिनवू घायल हो जाता है। अब ये बता कि तू इस टूटे हुए पैर से मेरे ऊपर कैसे अटैक करेगा? तुम्हारी बकवास खत्म हो गई क्या? फुल रिकवरी। और एक ही सेकंड में जिनवू अपने पैर को हील कर देता है और ये देखकर कांग ताइशिक हैरान हो जाता है। ये कैसे? इसने अपने पैर को हील कैसे करा? मैंने आज तक ऐसे एक भी कॉम्बैक्ट हंटर के बारे में नहीं सुना जो कि मैजिक भी यूज कर सकता है। इसने और क्या क्या छुपा के रखा है? ये इंसान तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और जिनवू के चेहरे को देखकर कांग समझ जाता है कि जिनवू ने भी काफी सारे इंसानों को मारा है, लेकिन डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कानून काम नहीं करता। यहाँ का सिर्फ एक ही नियम है, जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही यहाँ पर सर्वाइव करेगा। और कांग ताइशिक की स्टेल्थ एबिलिटी के बाद भी जिनवू इसके सारे हमलों को डॉज कर लेता है और जिनवू अपने मर्डरस इंटेंट को एक्टिवेट करके कांग ताइशिक को अपने डोमेन में ले लेता है। और जिनवू का इतना भयानक नजारा देखकर कांग ताइशिक काफी ज्यादा डर जाता है और मरने से पहले कहता है, कुदरत के कानून के हिसाब से मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिरकार तो चीज क्या है? तेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, मास्टर एबिलिटी, यहाँ तक कि मैजिक भी है, तो आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे? सच बताऊं तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि मैं वो हंटर हूँ जो कि वक्त के साथ ताकतवर होता रहता है। वैसे मेरे मरने के बाद तेरा ई रैंक का नाटक खत्म हो जाएगा।
जाएगा। और वैसे अगर तू जो बोल रहा है वो सच है तो तेरा सामना ऐसी खतरनाक चीजों से होने वाला है जो कि तूने कभी सोची भी नहीं होगी। और मेरी बात याद रखना, अगर तुम किसी शैतान के सामने जाओगे इसका मतलब वो शैतान भी तुम्हारे ही सामने रहेगा। और इसी के साथ कांग ताइशिक की मौत हो जाती है और जिनवू का अर्जेंट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और जिनवू को रिवॉर्ड में 5 एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं और एक स्ट्रेंथ स्टोन भी मिलता है। और मिस्टर सॉन्ग जिनवू का शुक्रिया अदा करता है उनकी जान बचाने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब आप दोनों प्लीज डंजन से बाहर चले जाइए, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। और रेड खत्म होने के बाद जिनचुल को कांग ताइशिक की असलियत का पता चल जाता है और डंजन सर्वाइवर से मिलने के लिए आता है जहाँ उसकी मुलाकात जिनवू से होती है। एक मिनट रुको, क्या तुम वही ई रैंक हंटर जिनवू हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम कुछ ही महीनों में इतने ज्यादा चेंज हो गए। खैर ये सब बेकार की बातें छोड़ो, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुम में से कांग ताइशिक को किसने मारा? और ये सुनकर जिनवू को लगने लगता है कि अब उसके पास सच्चाई बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तभी सॉन्ग जिनवू को डिफेंड करते हुए कहते हैं, वो मैं ही हूँ जिसने कांग ताइशिक को हराया है। लेकिन आप तो एक सी रैंक के हंटर है, आपने एक बी रैंक के हंटर को कैसे हराया सर? दरअसल जूही ने मेरी मदद की थी, ये एक बी रैंक हीलर है। और ये सुनकर जिनचुल अपने मन में कहता है, कांग ताइशिक बी रैंक हंटर्स में भी सबसे ज्यादा ताकतवर था और एक सी रैंक हंटर का उसे हराना सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब मुझे इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, इसलिए आपको मेरे साथ ही चलना होगा। और जिनवू अपने परसेप्शन एबिलिटी से समझ जाता है कि जिनचुल एक ए रैंक हंटर है और अभी इससे पंगे लेना मतलब मौत को गले लगाना। और जिनचुल के साथ जाने से पहले मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा तुम्हारी ताकत को छुपाने का। जिनवू तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारी जान इतनी बार बचाई है और अब हिसाब बराबर हुआ। और कुछ टाइम के बाद जिसने कांग ताइशिक को उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए पैसे दिए थे वो अपने आप ही सरेंडर कर देता है और जिससे कि ये बात साबित हो जाती है कि जो भी इन लोगों ने करा वो एक सेल्फ डिफेंस था। और उसके बाद जूही और जिनवू घर जाने लगते हैं। तभी जूही कहती है, जिनवू ये देखो, क्या तुम्हें याद है? तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।